बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़राअत के नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। को पता है कि ये आपका अपना प्रोग्राम है और आपकी आवाज़ हम तक पहुंचती है, आपके सवालात आते हैं जो कि हम समझते हैं कि हमारे लिए काफ़ी अहमियत रखते हैं। क्योंकि वो तमाम मसाइल जो कि किसानों के हैं, जो कि ज़राअत से मुंसलिक लोगों के हैं, उनका जवाब देने का मौका भी मिलता है और एक पैगाम बाकियों को भी मिलता है जिनसे मदद होती है। तो जी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ थोड़ी नेगेटिव सिचुएशन इस टाइम बनी हुई है। मुल्की हालात जो आपको सामने ही हैं, क्या किस तरफ जा रहे हैं और क्या हो रहा है इस सिलसिले में, तो ये ज़रूरी है कि हम लेके चलें और इसकी दादरसी हो सके। तो पहली बात जी, सबसे पहले कि इस वक्त हमारी सिचुएशन क्या है एग्रीकल्चर की। हमारी एग्रीकल्चर की सिचुएशन ये है कि हुकूमत वक्त पंजाब हुकूमत ने 3,900, सिंध हुकूमत ने 4,000 का रेट रख कर गंदम के साथ जो हाथ किया है, जो किसानों के साथ जिसे वो कहते हैं कि धोखाधड़ी हुई है, उसके असरात से मुल्क निकल ही नहीं पा रहा और उस वजह से जो सिचुएशन बनी हुई है वो बहुत ही एक गंभीर हो गई है। ये आपको एक डॉक्यूमेंट नज़र आया जो कि सांगला हिल की मंडी का रेट है, जो कि हुकूमत ने इन्फोर्स कर दिया है। तो ये पहले भी इस पर बहुत दफ़ा हम अपना बात कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत के सर पे जूं नहीं रेंगती, कोई आपकी बात नहीं सुनता और उसको, लेकिन हम भी बाज नहीं आएंगे, ये मसला लेते आएंगे किसानों के लिए। 2500 रुपये में गंदम किस तरह पॉसिबल है कि आप उसको बेच सकें? क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस में बढ़ गई है। ना इस हुकूमत ने एक्सपोर्ट करने के बारे में सोचा, वो अब ख़राब होना शुरू हो गई है और उस सिलसिले में बहुत सारे मसले मसाइल आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस चीज़ को देख ही नहीं पाई अभी तक। अब आगे चलते हैं जी। अब इसको क्या हम कर सकते हैं? करने के लिए बहुत चीज़ें हैं जो कि की जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए पहले समझना ज़रूरी है। समझने के लिए इस बात को देखना पड़ेगा। पहले आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ और ये ग्राफ जो है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि ये ग्राफ आपको इस मुल्क की हर दिहाई की अक्कासी करेगा कि इस मुल्क में क्या हो रहा था। तो अगर हम देखें तो आपको ये नज़र आ रहा है कि हमारी 1960 से लेकर 61 से लेकर और 2019 तक हर दिहाई जो गई है, और हम अगली दिहाई में चले गए हैं, 5 साल आगे गुजर चुके हैं और उसमें हालात उस तरह से नहीं बदले। लेकिन अगर देखें तो हमारा जो एक जो बैलेंस जिसे कहते हैं ना एग्रीकल्चर, वो था 60 की दिहाई में। आपको नज़र आ रहा है कि गंदम, मकई, चावल, कॉटन और गन्ना, इन सब की तकरीबन पैदावार अगर आप देखें तो वो 4% की उसकी एकरेज में इजाफा था। उसमें डेकेड वाइज हम ये बात कर रहे हैं अभी आपसे, तो एवरेज एकरेज चेंज जो थी ना वो बहुत कम थी, यानी कि ये फसलें बढ़ाई की तरफ थी, पॉजिटिव की तरफ थी। जूँ जूँ हम आगे बढ़ते गए, यानी कि हम अगर देखें तो 1971 से 1980 के दरमियान आपको नज़र आएगा कि गंदम फिर कम हो गई, फिर हमारा देखें चावल भी कम हुआ, हमारी जो मकई थी वो कम हुई, हमारा जो कॉटन थी वो कम हुई। लेकिन फिर हमने एक नया दौर शुरू किया है 1981 से 1990 तक। उसमें क्या हुआ कि चावल नीचे चला गया लेकिन कॉटन जो थी वो ऊपर आ गई और इसके असरात फिर आप देख रहे हैं। और जब हम जूँ आगे बढ़ते गए तो पहली दफ़ा हुआ कि 2001 से 2010 में हमारा जो था वो ना सिर्फ कम सबसे लो पे हम चले गए, बल्कि 2011 से 2019 तक आप देखें तो हमारी चावल और गंदम ये नेगेटिव हो गया, लोगों ने लगाना कम कर दिया। मकई ने एकदम जंप किया और मकई में लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जबकि कॉटन बिल्कुल ही डाउनफॉल नज़र आया। लेकिन अगर हम इसके असरात देखें इस मुल्क के ऊपर तो आपको नेक्स्ट ग्राफ एक नज़र आएगा। जो हुकूमतें वक्त यहाँ जो भी इस सिलसिले में फ़ैसला साजी कर रहे हैं उनको नज़र आना चाहिए कि हमने कब कहाँ क्या किया था। तो ये दो ग्राफ आपको दिखा रहा हूँ। एक ग्राफ आपको एक तरफ पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट है जो कि बहुत ही सही माने बता रहा है कि 1960 की दिहाई में हम तकरीबन 8% टच करने लगे थे और ज़राअत का अहम अंसर था जीडीपी में। 1970 में देखें फिर कम हुआ, फिर हमने 80 में जैसे मैंने कहा कि बहाली हुई और 90 में फिर वो जाके हम उसमें कम हो गए हैं। और इसका अगर हम तकाबली जायज़ा लें कि हमारी जो एग्रीकल्चर और जीडीपी का जो ताल्लुक़ था उसका चाइना, इंडिया और पाकिस्तान
में कंपैरेटिव एनालिसिस जो हुआ है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि हम ऊपर थे 1960 में चाइना और इंडिया से, जो पहले भी कई दफ़ा ये लोग बात कर चुके हैं, लेकिन ये इसके अंदर ज़राअत का एक अहम अंसर है। उस चीज़ को बयान करने के लिए, सिर्फ दलील देने के लिए ये बात कर रहे हैं एविडेंस के तौर पे कि ये जो हम इस वक्त ज़राअत के साथ कर रहे हैं मुल्क में, ये गलत हो रहा है। अगर आप देखें तो 1970 की दिहाई में जंग के बाद भी, मुल्क टूटने के बाद भी हम इंडिया से ऊपर थे, चाइना आगे निकल रहा था। फिर ये हुआ कि 80 की दिहाई में भी हम ऊपर थे जीडीपी, और 90 से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर इंडिया ने जंप ली और हमारे पास ये कोई इसका हल नहीं था इस चीज़ों का। हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ की, हमने वो चीज़ें नहीं की जो होनी चाहिए, रिसर्च नहीं हुई। अब इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो इसका आंसर ये नज़र आ रहा है कि अब हमारी जो मुल्की ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए, आपको पता है फूड सिक्योरिटी पे पहले भी बात की है, अगर 2500 रुपये पे मन पे अगर आपने गंदम लेनी है और अगर आपने लेनी है तो किसान छोड़ रहे हैं। और उसका पहला जोरदार धमाका जो हुआ है वो ये हुआ है कि वो बीज जो 7,500 रुपये की बोरी बिक रही थी 50 किलो की पिछले साल, सबसे पहले तो आके लगा है सीधा किसके ऊपर? सीड कंपनियों पे। सीड कंपनियों का मैं ये दे रहा हूँ कि ये उन्होंने बुकिंग अपनी खोली है और बुकिंग कितने पे आ गई है? 25% कम हो गई है उनकी रेट। यानी कि जो 7,500 रुपये की वो बोरी दे रहे थे बीज की, क्योंकि इस दफ़ा लोगों में पसली नहीं है। अगर आपने 2500 रुपये लेनी है तो फिर कैसे सीड कैसे बिकेगा? अच्छा सीड कैसे होगा? अगले साल हमें चैलेंज आ रहा है कि हम अपने 30 मिलियन जो मेट्रिक टन हमने पैदा की गंदम इस साल, वो नहीं हम उसको क्रॉस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ये देखें तो ये पॉलिसी उनकी आ गई है, आपके सामने ये फिगर आ रहा होगा कि 6,000 रुपये 50 kg के बैग पे वो आ गए हैं कि जी ले लें हमसे, बुकिंग कर लें, हमें ये ऑर्डर कर दें। क्यों? क्योंकि इस साल बीज लेने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा। तो अब डीएपी महंगी, वो इस्तेमाल होगी, यूरिया महंगा, वो मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया कि 20-25% सोच समझ के रखिए। बल्कि अगर आप लेना चाहते हैं अभी से ले लें, हमारी किसान मददगार पे आप बुकिंग करा के आप ले सकते हैं, और अच्छा सीड के साथ साथ आप अच्छी खाद भी जो है वो ले सकते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि अगले 2 माह के अंदर अंदर क्या होगा, ये इसको बहुत बड़ा वो कहते हैं जंप लगेगा, तो वो जंप आपके सामने आएगा। लेकिन कितने लोग लगाएंगे? अगर एंड में फसल ही नहीं बिक रही और ये मसले मसाइल जो उनसे हैं वो हमारे लिए दर्द सर बने हुए हैं, तो फिर इसको कौन करेगा? लेकिन हम भी बाज नहीं आएंगे, हम ये आपकी आवाज़ बंद कर ये पैगाम देते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवालात इस बारे में थे जी कि अगले सीज़न में हम रबी में क्या लगाएं। तो ये रबी की जो मसले मसाइल हैं वो उनको मुतालिक मैं पहले, गंदम सबसे बड़ी फसल होती है पाकिस्तान की, उसके मसले मसाइल के ऊपर बात कर रहा हूँ। और अगर ये क्या करें कि नाक की लकीरें भी निकलवा देंगे किसानों की। क्यों? क्योंकि ये पॉलिसी ठीक नहीं है, इससे मसले मसाइल आएंगे। इसके मुकाबले में इंडिया में क्या हो रहा है, ये कल ही उन्होंने अपनी आज़ादी के मौके पर, हमारी आज़ादी और उनकी आज़ादी सबको, उसके लिए कौन सी हुकूमत क्या कर रही है, एक आपके सामने लेके आते हैं। और वो चीज़ ये है कि इन्होंने अभी, मोदी ने अपनी ऑफिस से ये निकाला है जिसमें कि उन्होंने किया ये है कि 109 मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ के जो बीज हैं उनकी उन्होंने हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो हैं वो उन्होंने रिलीज़ कर दिए हैं कि जी क्या क्या नया आएगा, और ये मौसमी असरात जिसे कहते हैं उसके ऊपर क्या होगा। इसमें कोई फील्ड क्रॉप्स 69 के करीब हैं जो जिसको उन्होंने टारगेट किया है। हॉर्टिकल्चर यानी कि जो फलों सब्जियों की हैं वो 40 के करीब हैं। और इसका जो तकाबली जायज़ा पेश करता हूँ वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो वहाँ पे बीज बहुत सस्ता है, यूरिया बहुत सस्ता है, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जिससे कि उनकी ज़राअत की तरक्की हुई है। और ज़राअत में वो, इसके मुकाबले में पाकिस्तान में अगर ये काम हुआ होता तो पाकिस्तान इस टाइम 12-14% की ग्रोथ पे होता। लेकिन उन्होंने क्या किया है जी, मैं एक मिसाल के तौर पे आपको देता हूँ कि उन्होंने अभी राइस की जो वैराइटीज़ निकाली हैं उसमें एक है उसका जो उसमें ना सिर्फ कि इस डॉक्यूमेंट में ये आ रहा है कि ये ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है, मैं इसमें देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ जो वैराइटीज़ हैं वो 110 से 115 दिन तक हैं। इसका जो है तकरीबन ये 50 किलो तक, 50 मन तक, माफ़ कीजिएगा, ये आसानी से ले सकता है 50 से 60 मन तक इसकी।
और ये बेहतरीन उन्होंने वहाँ पे बीज एक उगाया है इसके ऊपर। इसमें बहुत सारी डिटेल है उसके अंदर, लेकिन ये एक सिर्फ इस वजह से आपको दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ जो थी उन्होंने वो ऐसी चीज़ें, धान 73 के नाम से एक वैरायटी है जो कर्नाटका, उड़ीसा और तेलंगाना, ये उन्होंने उन एरियाज़ के नाम लिखे हैं जहाँ पे लगाया जा सकता है। और इसकी जो है वो तकरीबन वो इस्तेमाल जो है वो भी बताया गया है। और इसकी पैदावार जो सी है वो तकरीबन उन्होंने कहा जी कि 6000 किलो तक है 1 हेक्टर में। यानी कि तकरीबन अगर हम अंदाज़ा लगा लें, पाकिस्तान में 2.5 एकड़ का 1 हेक्टर होता है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन ये हमारे पास इसकी जो वैरायटी की तकरीबन 25 हेक्टर तक आता है। 25 हेक्टर का मतलब ये हुआ कि 25 टन तक आता है। 25 टन का मतलब ये हुआ तकरीबन ये 60 मन इसकी ओपन की वैरायटी है, और ये 120-125 दिन के अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये डिज़ीज़ की मुदाफ़ियत रखते हैं ये बीज, ये मुख्तलिफ जो मैंने बताया। इसी तरह अगर आप चले जाएँ हम टमाटर पे, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि देखें टमाटर की जो उनकी पैदावार है, उन्होंने अपना बीज और सस्ता बीज, ये उस तरह नहीं कि पाकिस्तान में जिस तरह अभी 10 ग्राम का पैक, 100 ग्राम का पैक जो उनसे हैं वो हाइब्रिड जो दे रहे हैं, और वो इंतहाई महंगे बीज हैं जो कि मुश्किल है लोगों के लिए लगाने के लिए। तो अगर हम वो देखें तो अगर नज़र आता है तो वो हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि जो हमारी यहाँ पे इसमें टमाटर की जो है खूबी, उन्होंने तकरीबन 35 टन 1 एकड़ से हासिल करने की एक वैरायटी निकाली है जो कि दोनों सीजन्स के अंदर इस्तेमाल होती है। और ये टोमेटो की जो वैरायटीज़ हैं इसका उन्होंने नाम रखा है जी पूसा शक्ति, और इसी तरह इसमें है पूसा टोमेटो हाइब्रिड 6। और इसको अगर देखा जाए तो इसके अंदर उन्होंने कहा जी कि इसकी जो पैदावार उन्होंने लिखी हुई है वो तकरीबन वो कहते हैं कि ये 900 क्विंटल पर हेक्टर, यानी कि तकरीबन 90 टन फी हेक्टर, तकरीबन 35 टन पर एकड़ ये बनता है। और ये दोनों के लिए है, और इसमें ये 4 मुदाफ़ियत रखती है 4 डिजीज़ के ख़िलाफ़, जिसमें कि टोमेटो लीफ कर्ल डिजीज़, लेट ब्लाइट, इसके अलावा फुसेरियम विल्ट और बैक्टीरियल विल्ट, इसके ख़िलाफ़ ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखती है। और इसमें ख़रीफ़ और रबी दोनों सीज़न के लिए है। 130 से 135 दिन की इसकी प्लांटिंग है, और इसके अंदर बेहतरीन उन्होंने ये स्प्रिंग समर दोनों के लिए ये आ रहा है। तो इसके अलावा ऑटम विंटर के लिए भी ये 900 क्विंटल तक जाता है पर हेक्टर, और 600 क्विंटल तक जाता है वहाँ पे। तो इस किस्म का काम अगर हम अपनी रिसर्च इदारे और वो कर रहे हों, फार्मर को सपोर्ट करें, तो फिर अंदाज़ा करें कि आप कितना ज़्यादा इस मुल्क में बेहतर कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर को। और इसमें मज़ीद जो है बेहतरी की गुंजाइश अभी इन हालात में पाकिस्तान अगर किसान लड़ रहा है, तो अगर ये तमाम सहूलतें हों, इसके साथ साथ ड्रोन का इस्तेमाल, इसके साथ साथ वहाँ पे 1000 से ज़्यादा एग्रीटेक कंपनीज़ हैं जो कि टेक्नोलॉजी दे रही हैं, जो कि फूड वेस्टेज को ज़ाया होने से बचाती हैं, सॉइल एनालिसिस करके देती हैं, किसानों के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग करती हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग करती हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये वहाँ पे हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में इसका दौर अभी शुरू हुआ है। हुकूमत को ये करना चाहिए कि इसकी बेहतरी के लिए आपको कम से कम एक फ्रेमवर्क रखना चाहिए, आपको इसके ऊपर आना चाहिए, ताकि SIFC के थ्रू इसके ऊपर बेशक आप काम कर लें, लेकिन इसको एम्पावर करना है। और मकसद ये है कि फार्मर्स को हम बेहतर जो है उसका हल पेश कर सकें उनके मसाइल का। अब जी नेक्स्ट एपिसोड में चलते हैं। सवाल जवाब के मुतालिक जी लोगों के सवाल आए हैं। पहले ये ज़ीशान साहब हैं, ये कसूर से इनका आया है। इनकी जी एक है कि हाइब्रिड के अंदर जो है इनको काफ़ी मसले मसाइल की ज़मीन खानेवाल वाली साइड पे है। इन्होंने कहा जी कि कसूर में है, इन्होंने कहा जी हाइब्रिड सीड लगाया था चावल का, और उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आ रहे हैं और में खाली हैं। तो जवाब ये है जी कि इसका बिल्कुल हमने जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करके हमारी सीड कंपनीज़ ने इस दफ़ा किया, और उसकी क्योंकि टेस्टिंग उस लेवल पे नहीं हुई थी जिसमें कि हीट को वेव को वो संभाल सकें, तो हीट के असरात की वजह से ये हुआ है कि हमारी जो पैदावार है वो कम हो रही है या खाली है उनके जो शेल हैं। तो अब वो
पराली रह गई है या उसके अंदर खाली जो है छिलका रह गया है, तो अंदर दाना नहीं है। तो इसके लिए मैंने जैसे बताया कि अगर हमारे अपने राइस इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट हाइब्रिड अच्छा बीज बनाएं और उसको ठीक तरह से टेस्ट करते तो ये हालात ना होते जो कि हमें नज़र आ रहे हैं। तो इसके लिए आपसे दरख्वास्त यही है कि आप अच्छा बीज लेके उसको उगाएं। ये हाइब्रिड को आप, मैंने भी पहले भी कहा था कि हाइब्रिड के ऊपर ना रहिएगा। ये पहले शुरू में मैंने प्रोग्राम में आपको बताया था कि आपको ये जो कायनात की और बासमती की वैरायटीज़ हैं, बासमती पर बहुत ज़ोर दिया था, उसको ना छोड़ें। तो वो अब जिन्होंने वो सारा हाइब्रिड पे लगाया था उनको मसले मसाइल आ गए हैं। और वैसे भी आपको पता है कि 1509 की वैरायटीज़ और ये बाकी वैरायटीज़ के रेट अभी गिरे हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये बेहतर होंगे। लेकिन हाइब्रिड के साथ जिन्होंने मुकम्मल, एक वो कहते हैं ना कि जुआ खेला था, तो वो उनके लिए बुरे दिन हैं, बहुत बुरे मसले मसाइल आ रहे हैं। दूसरे सवाल पे चलते हैं जी। बहुत सारे लोग जो सवाल कर रहे हैं वो है हमारा इसके मुतालिक है कि टमाटर की काश्त के मुतालिक वो कह रहे हैं जी कि बताएं, सिंध में ये बदीन से हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल जी, आप टमाटर की जो है वो इस साल ज़्यादा लगाया है, तो इस लिए बताना ज़रूरी है कि पिछले साल के मुकाबले में वो रेट आपको नहीं मिलेंगे। पिछले साल जिन लोगों ने इन दिनों में काश्त किया था उनके रिज़ल्ट्स बड़े अच्छे थे और उनके बहुत अच्छा उन्होंने पैसे कमाए। इवन 8 लाख रुपए तक 1 एकड़ से लोगों ने 1 मिलियन तक कमाए उसमें। लेकिन इस साल टमाटर ज़्यादा लगा है। हमारे पास जो डेटा आता है वो उससे पता लग रहा है कि ज़्यादा लोगों ने इस दफ़ा लगाया है, तो इस वजह से टमाटर की काश्त ज़्यादा हुई है। इसलिए टमाटर की फसल इस दफ़ा ज़्यादा होगी तो रेट भी कम होंगे। दूसरा ये था कि पिछले साल क्योंकि ज़्यादातर लोग जो उनसे थे वो गंदम की तरफ उनका था ध्यान, तो उस वजह से टमाटर की काश्त कम हुई थी कि गंदम के पैसे जो उनसे वो मिल जाएंगे। क्योंकि इस दफ़ा गंदम के पैसे नहीं मिले, जो पहले भी बयान कर चुका हूँ, तो अब क्या हुआ है कि आपकी जो टमाटर की फसल है वो ज़्यादा हुई है। लोगों, जिन्होंने कम लोगों ने लगाया था उनको फ़ायदा हुआ था। उसको देखा देखी प्याज और टमाटर, इसमें लोग ज़्यादा बीज लगा रहे हैं, बीज भी महंगा हो रहा है। लेकिन इस दफ़ा ठीक है, वो आपको काबिल मुनाफा इसकी काश्त होगी, मुनाफा ठीक होगा, लेकिन पिछले साल की तरह का नहीं होगा। और इसको जितनी जल्दी आप लगा सकते हैं आप लगा लें अभी। उसमें जो ज़्यादा पहले लगाएंगे उनको ज़्यादा बेनिफिट इसमें आएगा। लास्ट में जी एक और सवाल लेते हैं, तो ये है तिल की काश्त के मुतालिक। ये हमें सवाल आया है, ये मोहम्मद बख्श साहब हैं, इनका सवाल है लिया से कि इस दफ़ा तो हमारी बहुत हमने उम्मीद के साथ तिल की काश्त की थी और इस काश्त से हुआ ये है कि हमें बहुत ही कम पैदावार हुई है। इसका क्या हल करें और क्या ज़मीन के लिए नुकसानदेह है, आने वाली फसलों के बारे में बताएं। तो जी इस सवाल का जवाब भी यही है, क्योंकि हमने दबा के काश्त की थी और उसकी कोई टेक्नोलॉजी इस लोगों को नहीं मालूम थी, इसलिए बहुत सारे लोगों ने शिफ्ट भी किया। उसका असर ये हुआ है, तकरीबन इस टाइम एवरेज सिंध और पंजाब से कोई 6 से 7 मन की सिर्फ पैदावार आ रही है, जो कि एक बहुत ही लम्हे फ़िक्रिया है, मुश्किल है किसान के लिए दौर। और रेट भी इसका डाउन हो रहा है, रेट भी कम हो रहा है, तो वो ख़र्चे ही पूरे नहीं हो रहे, तो अब आगे क्या करेंगे। प्लस इसमें ज़ाया भी होता है हमारा जो तिल है, जब हम इसको, क्योंकि ये बारीक होता है, इसको थ्रेशर के अंदर लगा के आप उसका नहीं कर सकते। इसका तरीका ये है कि आप इसको पहले जितना आप झाड़ के निकाल ले सकते हैं, इसको आप गिर सकता है वो गिरवा लें, उसके बाद उसको लेके जाएं ताकि आपका ज़ाया ना हो। क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है। और किसान फसल को संभालना बर्दाश्त के वक्त, यानी कि हार्वेस्टिंग के वक्त उसको किस तरह से करना है, ये भी एक बहुत ही लोगों को नहीं मालूम। उस वजह से ये काफ़ी मसले मसाइल आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको उस तरह से ये नहीं करता, ज़मीन को नुकसानदेह नहीं है जितना कि बाजरा वगैरह करते हैं। लेकिन जाहिर है कि अगर आप 1-3 महीने की फसल के बाद दोबारा किसी और चीज़ पे जाएंगे तो वो नहीं है। हमें अपनी मिट्टी का ख्याल रखना है, सॉइल हेल्थ का ख्याल रखना है। उसके लिए दरख्वास्त यही है कि आप अभी से लेकर गंदम की काश्त तक अगर 2-2.5 महीने इसको छोड़ दें, इसको कवर क्रॉप से कहते हैं हम, जो कि
चारे के लिए इस्तेमाल होती हैं वो चीज़ें इसके ऊपर उगाएं, ताकि और वहाँ पे जानवरों को चराएं, ताकि उसके अपने अंदर जो उसका ऑर्गेनिक मैटर है वो डेवलप हो सके। तो ज़मीन का भी ख्याल रखना है। तो आने वाले दिनों में आप बिल्कुल गंदम की काश्त, इसके साथ साथ बाकी जो इसकी रबी की फसलें हैं वो उगाएँ वहाँ पे, वो आपके लिए ज़रूरी भी हैं। लेकिन मिट्टी का ख्याल रखना, ज़मीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इस बारे में भी बिल्कुल आप तवज्जो करें। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल इस टाइम सिचुएशन है फार्मिंग के लिए ख़ुसूसन, लेकिन हमें वो क्रॉप्स करनी है जो कि डाइवर्स करनी है। पहले कहता हूँ एक से ज़्यादा क्रॉप लगाएं, ताकि आपको एक क्रॉप में अगर नुकसान होता है तो कम से कम कोई ऐसी एक क्रॉप होनी चाहिए, सब्ज़ियाँ ख़ास तौर पे, जो कि आपको काबिल मुनाफा बना सकें। तो इसके साथ ही जी आपकी सवालों का बहुत शुक्रिया। आपके सवाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम इसमें आपके थ्रू बहुत सारे किसानों को वो मालूमात फ़राहम करते हैं जो हर एक की ज़रूरत है। इस सिलसिले में ये सिलसिला जारी रहेगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन इसके साथ साथ दोबारा हुकूमत से कहेंगे कि ये गंदम नहीं टिकेगी। ये 3000 क्रॉस कर गई है बल्कि कुछ एरियाज़ में। तो ये पॉलिसी तर्क करें जो ये इन्फोर्स कर रहे हैं कि जी हमने ज़बरदस्ती ये करनी है। इस तरह महंगाई कम नहीं होगी। ये किसी और की जेब से आप पैसे डाल के जो को उसको नहीं मिल रहे किसान को, ये किसी और की जेब में जा रहे हैं। खुदा का वास्ता है इसका ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।